ओके, लास्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो मैंने थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया था। कुछ चीजें रह गई थी जो लास्ट टाइम शायद हो जाता चैप्टर, बट कुछ चीजें अब आज हम पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर, अगर दो लिंक्स है, अगर इस लिंक में, फर्स्ट लिंक में ट्रांसपोर्टेशन का कंटेंट कवर हो गया, तो दूसरे लिंक में मैं मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर बहुत ही छोटा है, डायरेक्ट चैप्टर है, जिसमें सिर्फ आपको याद करना है। समझने के लिए कॉन्सेप्चुअली इतने ज्यादा चीजें उसमें प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई। तो दूसरी लिंक फिर जैसे ये खत्म होगा, आई विल वॉर्न यू, तो आपको दूसरी लिंक ज्वाइन करनी। लास्ट टाइम आई थिंक हमने थियोरीज तक पढ़ा था, राइट? कोई मुझे याद दिलाएगा एग्जैक्टली मैम। क्या क्या पढ़ा था? ओके, थियोरीज। फिजिकल फोर्स थ्योरी। ओके ओके, श्योर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या था। हमने ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आई थिंक फोकस करना शुरू किया। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी असेंट ऑफ सैप। कहीं ना कहीं हम असेंट ऑफ सैप वाली चीजें पढ़ रहे थे, यानी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल क्या क्या लग रहा है, क्या क्या मूवमेंट चल रहा है। उसमें हमें थियरीज कन्विंस करनी थी कि एग्जैक्टली वाटर का मूवमेंट होता कैसे, ये चीज। उसमें तीन थियरीज थी। पहली थियरी है वाइटल फोर्स थियरी, जिसमें लिविंग पार्ट जो है, यानी वस्कुलर सिस्टम में जो भी जाइलम है विच इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर, तो जाइलम का जो लिविंग पार्ट है वो इन्वॉल्व है, ऐसा कहा गया। बट बाद में इसको ऑब्जेक्टिफाई किया पॉइजन के साथ। जब एक्सपेरिमेंट किया, पॉइजन से जितनी भी लिविंग सेल है उनको किल किया, एंड उसके बाद भी नोटिस किया गया कि वो पर्टिकुलर वस्कुलर टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तब पता चला कि एक्चुअली वाइटल फोर्स थियरी जो थी वो कंप्लीटली गलत थी, और एक्चुअली नॉन लिविंग पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम विच इज ट्रैकीड एंड वेसल। सो पहली थियरी वाइटल फोर्स के ऊपर थी। देन जब ये स्टेब्लिश हुआ कि ओके, नॉन लिविंग पार्ट यानी ट्रैकिड्स एंड वेसल्स कनाल्स बनाते हैं जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ये चीज अब फिक्स हो गई। तो ऐसा कहा गया कि शायद रूट प्रेशर की वजह से ये चीजें हो रही हैं। रूट प्रेशर यानी रूट एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर जनरेट करता है और वो पॉजिटिव प्रेशर है, ऐसा कह रहे हैं। बट बाद में ये चीज ऑब्जेक्टिफाई की ये बोलकर कि रूट हमेशा नेगेटिव प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल पुल और उसके अगेंस्ट मूव हो रहे हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट मूव हो रहे हैं मतलब रूट का नेगेटिव प्रेशर है। ये बात इस्टेब्लिश तो हो गई, बट इस पे इतना ज्यादा हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट हो पाया। अभी भी सारे रीजंस नहीं मिल रहे थे कि एग्जैक्टली क्यों वाटर मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव कर पा रहा है, या एंटी ग्रेविटेशनल पुल इतना कहाँ से आ रहा है। तो नेगेटिव रूट प्रेशर एस्टेब्लिश तो हुआ, बट हर जगह अप्लाई नहीं कर पाए। रूट प्रेशर की वजह से सिर्फ और सिर्फ गटेशन का ही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, यानी बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर एक साथ, जो वाटर का प्लांट सैप जो है उसका लॉस हो, दैट इज गटेशन। जब आप प्लांट स्टेम कट करते हो, उसमें जो अचानक से वाटर फ्लो होने लगता है विद प्रेशर, दैट इज गटेशन। सो फाइनल थर्ड थियरी थी फिजिकल फोर्स थियरी। फिजिकल फोर्स थियरी यानी तीन ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसमें कि कोहेशन, टेंशन एंड एडेशन, ये तीन फोर्सेस के ऊपर ध्यान दिया। यानी सेम वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन फोर्स, देन वाटर मॉलिक्यूल एंड रूट का जो सरफेस है यानी ट्रैकिड और वेसल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो वाला फोर्स, एंड उसके साथ साथ जो सरफेस का मॉलिक्यूल टेंशन जो क्रिएट होगा यानी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट एक पुल जनरेट होगा, ये फोर्स। तो ये तीनों फोर्स मिला के वाटर का मूवमेंट करवा रहे हैं। इट मींस कि ये तीनों फोर्स कैपिलरी एक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कैपिलरी फोर्स हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बेटर स्टेब्लिश हुआ, मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है अभी तक। इसकी वजह से वाटर क्या होता है, पुल मूवमेंट करवाता है, और इसी वाटर पुल मूवमेंट को फर्दर हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल में ट्रांसपिरेशन का मीनिंग क्या है, जिस लॉस ऑफ वाटर वाया स्टोमेटा। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करवाता है, प्लस
वाटर प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करवाने के लिए वाटर इवेपोरेशन करवाता है। तो जितना ज्यादा लॉस होता जाएगा उतना गैप भरता जाएगा, और गैप भरेगा फिर से लॉस होगा, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो आगे मूव होता जाएगा, विच विल क्रिएट पुल फोर्स, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो आई थिंक सबको याद आ गया, लास्ट टाइम हमने यहां तक पढ़ा था। नेक्स्ट, अभी ये चीज हो गई, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है जो आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में दी हुई है। तो एनसीईआरटी की भी लैंग्वेज पढ़नी है, एक बार समझ लेना है कि बुक के हिसाब से क्या कह रहे हैं। ये अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है, और इस थियरी की वजह से ट्रांसपीरेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। अब नाउ ट्रांसपीरेशन एग्जैक्टली क्या है और क्यों हो रहा है? जो ट्रांसपीरेशन का कॉन्सेप्ट आया वो जब ये नोटिस किया गया कि प्लांट के सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट है, ये चीज नोटिस की गई। वो पोर्स अगर लीफ पे प्रेजेंट होते हैं तो उन सब चीजों को हम बोल रहे हैं स्टोमेटा। अगर वो चीज स्टेम पे प्रेजेंट है या रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस पे प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे लेंटिसेल्स। इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू एक्चुअली वाटर इवेपोरेशन हो रहा है। वाटर इवेपोरेशन हो क्यों रहा है वो समझना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि प्लांट को एट द एंड टेम्परेचर मेंटेन करवाना है, स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्री जहां पे लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा रखा जाता है ताकि सरफेस का टेम्परेचर कम रहे। तो प्लांट के जो भी सेल्स होंगे वो डीनेचर नहीं हो पाएंगे, उनका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए वाटर इवेपोरेशन हो रहा है। प्लस अभी गैसियस एक्सचेंज आगे कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से अगर वाटर लॉस हो रहा है वो एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब लॉस ऑफ वाटर कौन सा पोर कितना कंट्रीब्यूट करता है वो देखना है। अगर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अगर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में समवेयर अराउंड 50% to 97% तक कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज द परसेंटेज जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में आता है। अगर मैं क्यूटिकल की बात करूं, व्हाट इज क्यूटिकल? कुछ याद आ रहा है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? क्यूटिकल्स क्या होते हैं? Help in reducing loss of water. टू, can you repeat please? Help loss of water. ओके, हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर। ओके, एनीथिंग एल्स? क्यूटिकुलर का जो वर्ड है वो क्यूटिकल से आया है। यस, यस, क्यूटिकल। हु विल से एनीथिंग? कुछ भी अगर किसी को याद आ रहा हो। ये चीज कहाँ पे पढ़ी थी क्यूटिकल? Ma'am, ओके, लीव स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी के जब लीव स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे तभी हम क्यूटिकल के बारे में पढ़ा था। क्यूटिकल इज द वैक्स लेयर और वाटरप्रूफ लेयर जो कि लीफ के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसका मेजर वर्क है जो भी मॉइस्चर है प्लांट का उसको ट्रैप करके रखना, तो लीव्स को हाइड्रेट करके रखते हैं। बट ऑल्सो ये अगर जो भी इनमें वाटर ट्रैप रहता है वो इवेपोरेट भी हो जाता है। जितना जहां पे भी वाटर रहेगा वो चीज इवेपोरेट होगा ही होगा। तो वो वाटर इवेपोरेट होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत परसेंटेज क्यूटिकल से भी चला जाता है। पर्पस कुछ और रहता है क्यूटिकल का, मॉइस्चर को कंट्रोल करके रख रहा है, वाटर फर्दर स्टोमेटा से इवेपोरेट ना हो जाए डायरेक्टली, तो इसीलिए बीच में ट्रैप करने के लिए एक वैक्स का लेयर रहता है। बट स्टिल क्योंकि उसमें बहुत देर तक पानी जमा है, वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए थोड़ा बहुत इवेपोरेशन क्यूटिकल से भी होता है। सो दैट इज क्यूटिकल, रिमेंबर दैट। लेंटिक्यूलर मींस जो लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स विच इज प्रेजेंट ऑन द स्टेम, दैट इज लेंटिसेल्स। तो लेंटिक्यूलर इज 0.1%, मतलब ना के बराबर। देन बार्क ट्रांसपिरेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर 0.05%। सो these are the types of
ट्रांसपिरेशन, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपके लीव्स का, यानी लीव्स एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के फिजिकल फोर्स को जनरेट करवाने में। ये यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। देन व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि एक्चुअली अफेक्ट करते हैं लीव्स ट्रांसपिरेशन में, विच आर द फैक्टर्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी वजह से हीट ज्यादा होगा और इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। सो लॉस ऑफ वाटर विल इंक्रीज, सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज। लाइट, अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, अगेन ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। देन ह्यूमिडिटी, अगर एनवायरमेंट में मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट हमेशा कम हो जाता है। उसके अलावा विंड, क्योंकि विंड इवेपोरेशन को इनहैंस करता है, इसीलिए अगर विंड ज्यादा फास्ट ब्लो हो रहा है तो उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर हुआ तो स्टोमेटल ओपनिंग उतनी ही टाइम तक वो खुली रहेगी, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर, ये सारी चीजें तभी काम आएंगी जब पहले वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो पूरे के पूरे प्लांट को ही हाइड्रेशन के लिए सफिशिएंट वाटर नहीं है, तो ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन भी वो नेग्लिजिबल कर देगा या रोक देगा टेम्पररी। बट अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो लॉस ऑफ वाटर भी उतना ही ज्यादा और फास्ट रेट में होने लगता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल को। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Any doubt? No? No, ma'am. Okay. अगर ये लिख लिया है, then shall I change now? Yes, ma'am. Okay. जो अब तक पढ़ा वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था, यानी वाटर एग्जैक्टली कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पहली चीज, वो प्लांट के अंदर कैसे आ रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर रहा है। उसके अलावा वाटर के लिए कौन कौन सी टिश्यूज या उनके सेल्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें आपने देखी है। हाइपोथेसिस कैसे बिल्ड हुआ, एक थ्योरी बनाई गई कि कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट। अब सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है विथ ऑफ वाटर ऑफ फूड, कि फ्लोएम एज अ टिश्यू कैसे हेल्प कर रहे हैं इन फूड ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसलोकेशन आप बोल सकते हो। ओके, चेतन का क्वेश्चन है, क्या सॉइल भी अफेक्ट करेगा? चेतन, ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हो आप? Yes, ma'am. ओके, सो एनीवन फ्रॉम द क्लास वुड लाइक टू थिंक अबाउट इट? क्या सॉइल बोल सकते हैं फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम या ज्यादा करने में या किसी भी तरीके से अफेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल है? Anyone would like to give thought? मैम सॉइल तो नहीं करेगा बट वाटर प्रेजेंट इन इट विल अफेक्ट। ओके, एक चीज है, सॉइल का डायरेक्टली नहीं बट सॉइल एज एन एनवायरनमेंट, यानी रूट के लिए वो कैसा एनवायरनमेंट सॉइल बनाते हैं वो जरूर अफेक्ट करेगा। कैसे? सॉइल में क्या टेम्परेचर है, तो रूट के टिश्यूज यानी उनका जो रूट हेयर है वो कैसा फंक्शन कर रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट है, रूट में कितना वाटर लॉक है, यू आर राइट, कितना सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो जरूर अफेक्ट करेगा। देन अगर उस वाटर में डिजॉल्व कुछ मिनरल्स हैं तो वो क्या पीएच रख रहे हैं उस टाइम पे, कहीं रूट के हेयर्स ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में इनफर्टाइल तो नहीं हो रहे, ये चीज का ध्यान जरूर रखता है
मीन्स ये चीज भले एनालाइज आप कर सकते हो। तो अल्टीमेटली रूट अगर कम पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वाटर लॉस भी कम होगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्टली सॉइल का वाटर मूवमेंट या फिर ट्रांसपीरेशन पे, स्पेशली ट्रांसपीरेशन, उस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकते आप। नाउ अभी फूड ट्रांसलोकेशन में जिस टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे, यानी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी जो ये सारी चीजें हैं, यानी फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन जो है, मेनली हम ऑर्गेनिक फूड स्पेशली सुक्रोज सोर्स की बात कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स होगा, प्राइमरी फॉर्म मींस फॉर्म कह लो, फूड फॉर्म विल बी सुक्रोज। इसका सिंथेसिस यानी मेन जो लोकेशन है दैट इज द लीफ, दैट इज द मेन लोकेशन। यहाँ पे इसका सिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, फूड बना और सुक्रोज के फॉर्म में बन चुका है। अब हमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, पहला सिंक एंड दूसरा सोर्स। अभी सिंक और सोर्स में डिफरेंस क्या है? सोर्स जो हुआ यहाँ पे ओरिजिन ऑफ फूड, इस पर्टिकुलर केस में फूड ट्रांसलोकेशन में दो वर्ड आएंगे। सबसे पहला आएगा सोर्स यानी ओरिजिन ऑफ फूड, जहां पे फूड सिंथेसिस हुआ, जिस एरिया में वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना, एनर्जी मॉलिक्यूल बना, दैट इज गोइंग टू बी योर सोर्स। उसके बाद होता है सिंक, इट इज द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन, जहां पे यूटिलाइज करना है, लेकर जाना है, या फिर आगे कहीं मूव करना है, टेम्पररीली उसको स्टोर करना है, वहां उसकी रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हम बोलेंगे सिंक। तो ये दोनों चीजें जो है ये सिचुएशन के हिसाब से वेरी करती है। सिचुएशन के हिसाब से इसलिए वेरी करती है क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर आप फूड के बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फूड, तो फूड की लोडिंग और अनलोडिंग के हिसाब से सोर्स एंड सिंक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यानी फूड के लिए हमेशा सोर्स रहेगा लीफ एंड सिंक रहेगा उसका रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, दैट विल बी द सिंक एरिया। अब फ्लोएम सैप जो है, ये इनका मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब एक्वस कंडीशन होगा। फूड ऐसे ही सुक्रोज बन के मूवमेंट तो नहीं करेगा, मूवमेंट तभी करेगा जब उसको फ्लूइडिटी मिलेगी, और फ्लूइडिटी क्यों मिलेगी? तभी मिलेगी जब वो वाटर अपने पास लाएगा। वाटर लाएगा तो एज अ सॉल्वेंट वाटर एक्ट करेगा, उसमें सुक्रोज एज अ सॉल्यूट बाइंड होगा, और तब जाके वाटर का एक्वस नेचर उस चीज को हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करवाएगा। सो एक्वस नेचर की बहुत जरूरत होती है। तो जैसे ही फ्लोएम के अंदर फूड के साथ साथ वाटर भी ऐड हो जाता है, उस चीज को हम बोल देते हैं फ्लोएम सैप। अब फ्लोएम सैप में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है? वाटर, सुक्रोज और भी दूसरे टाइप के शुगर्स, अमाइनो एसिड्स समटाइम्स, एंड फ्यू ऑफ द हार्मोन्स। अब तक आपको क्या बताया था? जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम में फूड। बट वो फूड किस चीज का कॉम्बिनेशन है, वो प्लांट के लिए फूड का डेफिनेशन अलग है। तो ये सारे कंपोनेंट्स पूरे प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लोएम अलोंग विद वाटर। देन अब ये जो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी इनके मैकेनिज्म है, यानी जो भी हाइपोथेसिस बनाया गया है ऑफ प्रेशर फ्लो, मास फ्लो, इन सब के ऊपर कुछ लोगों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। सो वो सबसे पहले जो नाम आते हैं, फर्स्ट इज माल्फी जी, जो इंपॉर्टेंट नेम है वही बता रही हूँ, एंड देन देयर वाज वन पर्सन, हिज पार्टनर गर्डलिंग। सो इनके एक्सपेरिमेंट्स काफी फेमस है। ये एक्सपेरिमेंट क्या करते थे, ये वस्कुलर कैम्बियम को कट कर उनको रिमूव करके, स्पेशली फ्लोएम कैम्बियम को, देन ये जज करते थे कि वो प्लांट जो है वो किस तरीके से मूव मींस आगे डेवलप हो रहा है, वो स्टेम किस तरीके से आगे डेवलप हो रहा है। क्या फ्लोएम का जो कैम्बियम है उसे अगर निकाल लो, या वो पार्क का पोर्शन निकाल लो, तो क्या प्लांट का न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन में हिंड्रेंस होगा, रूट तक क्या राइट न्यूट्रिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने जज की है। सो दे हैव डन एक्सपेरिमेंट्स बाय रिमूविंग फ्लोएम रिंग। सो उसके मल्टीपल आउटकम्स, और उसके बाद दे अंडरस्टूड कि फ्लोएम रिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर फूड ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर करें तो। देन अब फ्लोएम जो है
सिंक और सोर्स एंड सिंक जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका जो रिलेशन है वो इंटरचेंज हो रहा है, प्लस इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कभी कभी टेम्पररी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और टेम्पररीली कहीं और स्टोर किया जा रहा है, फिर वहां से यूज करके कहीं और लगाया जा रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, एग्जाम्पल लीफ में पेरेन्काइमेटस टिश्यूज है। पेरेन्काइमेटस टिश्यू दे आर द लोकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने मेन फूड बनाया, ये एक सोर्स हो गया। फिर दूसरी बार वही सोर्स से फूड लेकर वाया सिंक कहाँ पे डंप किया, इमेजिन कर लो, जाइलम पेरेन्काइमा पे डंप किया, क्योंकि जाइलम एज अ टिश्यू न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो जाइलम पेरेन्काइमा में भी तो टेम्पररी फिर से फूड स्टोर होता है। तो इसीलिए फूड का जो ओवरऑल डायरेक्शन है, इसका जो मूवमेंट है, उसे मल्टीपल डायरेक्शनल या बाय डायरेक्शनल कहते हैं। आप इसे मल्टी डायरेक्शनल भी बोल सकते हो, फूड मूवमेंट, और बाय डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। सो एनसीईआरटी में बाय डायरेक्शनल भी लिखा हुआ है, मल्टी डायरेक्शनल भी लिखा हुआ है, दोनों ही बातें करेक्ट है। अगर ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों आ रहे हैं, सो बोथ आर करेक्ट। बट अगर ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये चारों अलग अलग दिए हुए हैं, देन ऑलवेज गो फॉर बाय डायरेक्शनल फर्स्ट। हमेशा आपको पहले बाय डायरेक्शनल पे ही जाना है। सो दिस इज फर्स्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अभी इसके मैकेनिज्म के लिए एक हाइपोथेसिस पढ़ना पड़ेगा, विच इज प्रेशर फ्लो या मास फ्लो के बारे में पढ़ना है। अगेन देयर वाज वन साइंटिस्ट मंच हु क्रिएटेड द हाइपोथेसिस। माल्फिजी और गर्डलिंग के फाइंडिंग्स पे उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि एग्जैक्टली फूड का मूवमेंट हो कैसे रहा है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके, नाउ मैं ये स्लाइड चेंज करूं? लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ओके, सो मंच वाज द साइंटिस्ट, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। उसने किस हाइपोथेसिस पे काम किया? प्रेशर फ्लो या मास फ्लो के हाइपोथेसिस पे काम किया। मास फ्लो का मीनिंग क्या है कि सोर्स से कैसे ग्लूकोज को बनाया गया, उसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया गया, उसे लोड करवाया गया, कहाँ पे? फ्लोएम के टिश्यूज में, एंड फ्लोएम के टिश्यूज में लोड करके आगे कैसे मूव करवाया गया। अब जब ये होगा तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? आपका सोर्स में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का प्रिपरेशन। सबसे पहला स्टेप यही होगा, ग्लूकोज प्रिपरेशन, देन उसका कन्वर्शन इनटू सुक्रोज। अब जब सुक्रोज का कन्वर्शन हुआ तो उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा, दैट इज लोडिंग एट सोर्स। अभी सोर्स पे ये लोड होना शुरू हो गया। अब जब सोर्स पे लोड होगा, इतना सारा सुक्रोज है, यानी वो एरिया क्या हो गया? फ्लोएम टिश्यू जो हो गया, इट इज हाइपरटोनिक कंडीशन। जैसे ही फ्लोएम में हाइपोटोनिक कंडीशन होगा, इसे क्या लेना है? इट हैज टू टेक वाटर फ्रॉम जाइलम। फ्लोएम विल टेक वाटर फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम। उसके बाद का काम ये किया। अब जैसे ही वाटर मूव होगा तो कौन सा फिनोमेना अप्लाई होगा? ऑस्मोसिस थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर मूव हो रहा है, जब ये मूवमेंट हुआ तो फ्लोएम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने लग गया। अब उसके बाद जो फ्लोएम का सैप है वो एक्वस नेचर का हो गया। अब फ्लोएम सैप का मूवमेंट होगा, इट विल मूव टू लो प्रेशर एरिया। प्रेशर वहां पे बढ़ गया बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और उनकी एक्टिविटी। तो जहां पे भी लो प्रेशर होगा वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये पूरा का पूरा कंडीशन हो गया। एंड क्योंकि ये वाटर के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो ये जो कंडीशन पैदा करेंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हो गया।
तो ये मूवमेंट फ्लोएम के सीव ट्यूब में होता है, जैसे जाइलम में था ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, वैसे ही फ्लोएम के केस में ये सीव ट्यूब में ये सारी की सारी चीजें हो रही है। तो सीव ट्यूब में वाटर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि एग्जैक्टली टर्गर प्रेशर भी बढ़ने लग गया, जो साइटोप्लाज्मा सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्मा था उसका फोर्स बढ़ने लग गया। और जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो ओवरऑल सल्यूट का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और प्रेशर पोटेंशियल लगता जाएगा, तो वाटर का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ओके, और मूवमेंट अब होगा किसी भी चीज का, सुक्रोज का मूवमेंट होगा हाई टर्गर प्रेशर या वाटर पोटेंशियल टू लो टर्गर प्रेशर या वाटर पोटेंशियल। किसका मूवमेंट हो रहा है? सुक्रोज का मूवमेंट हो रहा है। और एग्जैक्टली क्या हुआ? सिंक के ऊपर लोडिंग शुरू हुआ। तो जब भी लोड होगा, खाना जितना ज्यादा बनता जाएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता गया, तो जाइलम से उतना पानी लेते गए, पानी लेते गए तो फ्लोएम के सीव ट्यूब के अंदर जहां पे एक्चुअली मूवमेंट होना है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा वाटर की वजह से, साइटोप्लाज्मा भी टर्जिड होने लग गया तो टर्गर प्रेशर बढ़ने लग गया, ओवरऑल वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होने लग गया, और हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो मूवमेंट होगा वो सैप का शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अब फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया। ये हो गया इनिशिएशन, कि खाना बनने के बाद फ्लोएम में सबसे पहले मूवमेंट कहाँ से और कैसे स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अब क्या हो रहा है? अनलोडिंग। ये सारी चीजें लोड हो गई, फिर ठिकाने तक ले जाना है, जहां पे भी पहुंचाना है वहां तक लेकर जाना है कि नहीं। तो वो चीजें जब लेकर जाएंगे तो यानी अनलोडिंग एट सिंक। तो जो भी मेन एरिया है जहां पे काम आने वाला है वहां पे अनलोडिंग शुरू करनी है। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा काम कर दो। तो यानी अब वाटर क्या करना होगा? वहां पे लोड कर दिया, उनको दे दिया, जहां भी सुक्रोज पहुंचाना था घर घर तक पहुंचा के आ गए। पहुंचाने के बाद अब वाटर क्या करेगा? वाटर ने तो अपना काम कर दिया, तो जाइलम बोलेगा जो भी पानी मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे वापस कर दो। तो वापस करने के बाद जो उधार था वो चुकाना पड़ेगा। तो वो अगर करोगे तो वापस से सीव ट्यूब के पास क्या कंडीशन हो रही है? ऑस्मोटिक प्रेशर अब रिड्यूस होने लगेगा, कहीं ना कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा, क्योंकि जाइलम के पास पानी है बट उसको अपना दिया हुआ पानी भी चाहिए वापस, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। शुगर रिमूव हो चुका है सीव ट्यूब से, क्योंकि उनको लोकेशन पे पहुंचा दिया गया, और वाटर विल मूव आउट फ्रॉम फ्लोएम और सीव ट्यूब। और साथ ही साथ यानी ये सारी चीज का मीनिंग क्या है? इट मींस लॉस ऑफ सल्यूट। लॉस ऑफ सल्यूट की वजह से वाटर विल रिटर्न टू जाइलम। ये सारी चीजें हो गई। अब लो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि वाटर अब जा चुका है। और जो बाकी शुगर है वो एनर्जी के फॉर्म में सारे सेल्स अब यूज कर रहे हैं, इधर एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं या फिर उसे स्टोर कर रहे हैं स्टार्च के फॉर्म में, या तो वो कोई ना कोई कंटेंट बना रहा है प्लांट का, विच इज मेनली सेल्यूलोज। तो ये सारी चीजें अब काम में आ रही हैं विद द हेल्प ऑफ शुगर। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म कि फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनसाइड प्लांट। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, गिविंग यू 2 मिनट्स, पूरा देख लो, पढ़ लो, लिख लो, अगर कोई डाउट है देन आस्क मी। मैम एक फर्स्ट सॉरी सॉरी बच्चे, मैंने मिस की आपकी आवाज। पुरानी स्लाइड देखनी है आपको? फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड, ओके। ये लिख लिया पहले सबने? यस मैम। ओके।
ओके, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या क्या चीजें हमने देखी? हमने 2 टाइप के ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशंस देखे। हमने शॉर्ट डिस्टेंस देख लिया, लॉन्ग डिस्टेंस देखा। शॉर्ट डिस्टेंस के आपने टाइप्स एंड कैटेगरीज देखे, जिसमें कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस, और उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स और डेरिवेशंस के बारे में आपने देखे। कुछ फॉर्मूलाज आपने देखे कि एग्जैक्टली मैथमेटिकल अप्रोच से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो द प्रेशर, फोर्सेस, डिफरेंसेस। तो आपने उसमें डीपीडी एक चीज देखी। देन अलॉन्ग विद दैट आपने सेल का कंडीशन देखा कि कौन से एनवायरमेंट कंडीशन में रहता है, चाहे वो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक हो। देन लॉन्ग डिस्टेंस यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम एक्शंस के बारे में आपने देखा एंड द थियरीज एंड हाइपोथेसिस जो इसमें अप्लाई होते हैं। सो यही आपका ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। आई नो इसमें जो भी बच्चे उनका ऑलरेडी ऑफलाइन में हो चुका है। तो इतना बताओ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये चैप्टर के लेवल 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड। चेतन, लोडिंग बोथ एक्टिव पैसिव का मिक्सचर है। जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पे ट्रांसपोर्ट एनर्जी भी लगेगी। ओके, सो नन ऑफ यू रेज्ड योर हैंड। इट मींस किसी ने भी अभी तक शुरू भी नहीं किया है, या फिर आप लोग अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो आप लोग का सबका होमवर्क लेवल 1 एंड 2 सबको सॉल्व करना है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा उन्होंने भी, जिन्होंने अभी तक पढ़ लिया है बट आलस के मारे नहीं किया उन्होंने भी। ओके, एवरीवन टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। उसके बाद सेकंड लिंक पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाऊंगी अभी। ओके, टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। और नहीं तो आपके डाउट्स भी पूछ सकते हो।